गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। दोस्तों, ईवीएस का रिवीजन सीरीज में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए और ये पार्ट 3 रहेगा आपका, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, पार्ट 3 का सीरीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सीटेट में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसलिए इसको शुरू से लेकर अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। खेजड़ी ब्रिज, खेजड़ी ब्रिज क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि खिचड़ी ब्रिज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं खिचड़ी ब्रिज क्यों प्रसिद्ध है। तो सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई, बहुत अच्छा नाम है इनका, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक ना। ये अमृता जो है अमृत दे दी खिचड़ी बीज को। क्या की कि उन्होंने गाँव के जो खिचड़ी बीज थे उनको बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं बलिदान दे दिया। ये देखिए दोस्तों, क्या था पहले के ज़माने में कि वृक्षों को बहुत जो है काटा जाता था। ठीक है, तो खिचड़ी बीज को बचाने के लिए 363 उनकी सहयोगी महिलाओं के साथ, ठीक ना, जो खड़ी हो गई और उस पर चिपक गई, ठीक ना। लेकिन राजा इतना क्रूर थे कि सभी वृक्षों को साथ उनको भी कटवा डाला। ठीक है, तो उनका बलिदान दे दिया, वो नहीं माने। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत फेमस हो गई। ठीक है, उनके सम्मान में वहाँ की सरकार ने, ठीक ना, कहा कि राजस्थान की सरकार ने और पूरे भारत की सरकार ने, ठीक ना, मिलकर एक चलाया। क्या कहा कि भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार चालू किया गया। जो भी व्यक्ति, जो भी बंदा वृक्ष से रिलेटेड सम्मानजनक काम करता है उनको अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये बात रखी गई। इसके अलावा हम इस ब्रिज के बारे में हम जाने कि खिचड़ी ब्रिज क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो खिचड़ी ब्रिज की जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, उसमें कीड़े कभी नहीं लगते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। और उनकी जो छालें होती हैं, ठीक ना, जो लकड़ी की छालें होती हैं, उन छालों का दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उनमें लगने वाली फलियाँ, दोस्तों उनमें लगने वाली फलियाँ सब्जी बनाई जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनमें लगने वाली फलियों से सब्जी बनाया जाता है। पेड़ और जानवर जो हैं, देखिए दोस्तों, इनके लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं खिचड़ी गांव के, उन्होंने कुछ कथन कहा था। क्या कहा था कि पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते और हम भी उनके बिना नहीं रह सकते। दोनों ही, पेड़ और जानवर दोनों ही हमारे समाज में, ठीक ना, एक स्थान रखते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए जानवर और पेड़ बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि गांव के बुजुर्गों ने कि पेड़ और जानवर के बिना हम नहीं रह सकते हैं और ना हमारे बिना वो रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये अमृता देवी बिश्नोई को ये जो भी सम्मान मिल रहा है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। ठीक है, जो भी ये अच्छा काम करती हैं महिलाएं या पुरुष, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बीजों के प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे। बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, यानी कि सीड का डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स, कि सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाता है, किन किन माध्यमों से। चूँकि पौधा जो है उगता है और पौधे में जो फूल आते हैं या फल आते हैं, जो सूख कर जब बीज बन जाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाता है, किन किन माध्यमों से दूसरी जगह पहुंचता है। तो देखिए, बीजों के प्रकीर्णन हवा द्वारा, जल द्वारा और जीवों द्वारा होता है। जो हवा बहती है तो उनसे निकलने वाली जो बीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जल के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह बीजें चली जाती है। जीवों के द्वारा, अब क्या है कि जो कोई भी चीज़ को, फल को खाते हैं तो फल की जो अंदर जो बीज होता है वो उनके पेट में चला जाता है, और ये जब ये अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं तो वो वहाँ पर फिर से प्राप्त हो जाता है, मतलब गिर जाता है। ठीक है, तो ये जीवों द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह बीजों का प्रकीर्णन संभव हो पाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि और कौन से ऐसे सब्जी है या बीज है, सब्जी है जो कि बीज बिना कुछ किए हुए वो दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है जिनके द्वारा। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में क्या होता है कि सोयाबीन की फलियां पक कर जब सूख जाती हैं तो अपने आप वो टूट के बिखर जाती है, ठीक है, छिटक जाती है कहीं यहाँ से। जो उसकी फलियां होती हैं, देखिए दोस्तों, ये देखिए फलियां, ये अपने आप जब पक कर जब फूटती हैं तो ये अलग अलग जगह पर जाके गिर जाती हैं, ठीक है, अपने आप फट के गिर जाती हैं। तो इस तरह से सोयाबीन का बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई, हमारे देश में कहाँ से आई? हर एक चीज़ जो है भारत में तो नहीं बोई गई होंगी, कहीं ना कहीं से वो उसकी उत्पादन किया गया होगा, और उसका उत्पादन जब भारत में आया तो धीरे धीरे यहाँ की चीज़ें वो बन गई, ठीक ना। तो देखते हैं कौन सी चीज़ कौन लाया और भारत में। तो देखिए हमारी जो मिर्ची है, ठीक है, जो मिर्ची है वो पुर्तगाल के लोग मिर्ची को लाए थे, ठीक है ना। पुर्तगाल के लोग जो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, पुर्तगाली लोग जो दक्षिण अफ्रीका से आए थे वो मिर्ची को भारत में लेके आए, ठीक है, जो जहाँ से उसका जन्म हुआ। रियल में सबसे पहले मिर्ची जो है पुर्तगाली लोग लगाया करते थे दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन अब भारत में भी लोग लगा लेते, उन्हीं के माध्यम से ये भारत में भी पहुँचा, ठीक है। अब देखिए भिंडी, गोभी, मटर जो खुद भारत में अफ्रीका से भारत में लाया गया। कहाँ से लाया गया? अफ्रीका से भारत में लाया गया। भिंडी, गोभी, मटर, ऐसे देखने में तो लगता है कि यही क्या है, लेकिन वो अफ्रीका से भारत में लाया गया था, ठीक है दोस्तों, भिंडी, गोभी, मटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है चाय। जो चाय जो होते हैं, जो हम लोग रोज़ पीते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन चुस्की लेकर जो पीते हैं चाय, वो असम से लाई गई है। और ये सोयाबीन चीन से, सोयाबीन की जो बीज होते हैं देखते हैं, वो सोयाबीन कहाँ से आती है? चीन से मिलती है, ठीक ना। और ये चाय जो है असम से, असम के बागान में चाय सबसे ज़्यादा मशहूर है, असम की चाय, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम और संतरा, बेर और केला भी, ये सब कहाँ के हैं? भारतीय हैं। भारत के द्वारा ये सब सबसे पहले उत्पादित किया गया और जगह जगह पर अब इनके पौधे लगाए गए। बैगन, मूली, करेला, आम, नींबू, ये सेम, पालक, धनिया और बहुत सारी चीज़ें, केला और ये आपका बैर, ठीक है। मेथी भी यहीं पे उत्पादन किया गया, ये मेथी, ठीक है। अब हम लोग कुछ कृषि संबंधी चीज़ों को जानेंगे कि हम लोग खेतों से प्राप्त जो भी अनाज होते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। जो हमारे धान में, जो धान को काटा जाता है तो किस तरह से काटा जा सकता है, ठीक ना। धान से जो बाली निकलती है, ठीक ना, ठीक है, तो उसमें से दाने को बाली से अलग करना होता है। उसमें जो दाने होते हैं उससे बाली को अलग करना होता है डंठल से, ठीक ना। तो उसमें थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, थ्रेसर से उसको अलग किया जाता है। थ्रेसर मशीन आता है, देखिए इस तरह का मशीन है, और उसमें, ठीक है, उसमें डाल दिया जाता है ये धान के पौधे के साथ। उससे क्या होता है, उसके बाली अलग हो जाते हैं और उसका पौधा अलग हो जाता है और उसमें जो बाली होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, थ्रेसर से किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद उसको कैसे, उसको जो भूसा होता है उसमें, ठीक ना, उसको अलग कैसे किया जाता है। धान में चूँकि अलग अलग टुकड़ों में भूसा उसमें रहता है, तो दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं, निष्पावन पवान, ठीक ना, निष्पावन विनोइंग, ठीक ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं विनोइंग, निष्पवान, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसको दाने को भूसे के, देखिए दाना जो गिर रहा है नीचे गिरते चल जाता है और भूसा अलग होते चल जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? विनोइंग या निष्पावन। पवन से रिलेटेड है इसलिए निष्पवन। अब है कुछ
कि हम लोग कीट भक्षी पौधों के बारे में जानेंगे, जो बहुत ज़्यादा मांसाहारी भी होता है और अलग अलग कीटों को भी खा जाता है। ठीक है, एक पौधा है कीटहारी पौधा, इसको कहते हैं नेप्थेनिज थिंज नेप्थिंज पौधा, जो कीटहारी पौधा होता है। ये इंडोनेशिया, भारत की मेघालय में पाया जाता है। इंडोनेशिया में तो पाया जाता है और भारत के मेघालय नामक जगह में पाया जाता है। ठीक है, ये इसके साथ साथ, ठीक है ना, और इसके साथ साथ कुछ और पौधे हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जो कीटहारी पौधे हैं, जो कीटों को खाते हैं। कीटहारी पौधे जैसे कि यूट्राकालिया, ड्रोरा और वेनस फ्लाई ट्रैप। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक ना, और जो क्या कर खाते हैं, कीटों को खा जाते हैं। जैसे देखिए, एक मिनट ये दिखा दूं कि देखिए, ये है यूट्राकिलिया, ये ड्रोरा, ये वेनस फ्लाई ट्रैप, ये है वेनस फ्लाई ट्रैप और ये ड्रोरा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको कीटहारी पौधों के अंतर्गत इन पौधों को रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो हमारे चिपकने वाले पौधे हैं, ठीक ना, जो जिनके बीज हमारे शरीर के अंगों पे या हमारे चप्पलों पर चिपक जाते हैं, जूतों पर चिपक जाते हैं। कौन, उसको क्या कहते हैं, वेलक्रो पौधे का आविष्कार जॉर्ज मेंस्ट्रल ने किया था 1948 में। ठीक ना, उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपका कर देखा। ठीक है ना, ये बीज जो है हुक पर, ठीक ना, ये जूते के हुक पर और कुत्ते के बालों पर देखा चिपका कर, तो ये चिपक गए। तो इस तरह से इनका नाम रखा वेलको। ठीक ना, वेलको का मतलब होता है चिपकने वाला। ठीक है, जिसका आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज मेंस्ट्रल ने 1948 में किया था। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत खास होंगे। प्याज जो होते हैं कब उगाई जाती है, जुलाई महीनों में उगाई जाती हैं। विलुप्त पौधे, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हम लोग को देखना जरूरी है, जैसे कि विलुप्त पौधे हैं, विलुप्त प्रजातियां हैं जो कि अब गायब होती जा रही हैं। ठीक ना, विलुप्त जीव में डायनासोर जो कि गायब हो गया है हमारे धरती से। विलुप्त पक्षी में डोडो पक्षी जो कि गायब हो गया है हमारे पूरे संसार में। ठीक है, कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जो सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पौधे हैं, क्योंकि सिंचाई में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी जड़ों को देखकर, इन पौधों की जड़ों को देखकर समझ में आ जाता है कि, और ये पौधे को देखकर समझ में आ जाता है कि वो पौधे अगर स्वस्थ हैं तो यानी कि उनकी जड़ें स्वस्थ हैं और उनको पूरा ये पानी उनको भरपूर तरह से मिल रहा है। चलिए देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। ठीक ना, कौन सा पौधा है ये, क्रेटोन नामक पौधा द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि पौधे की सिंचाई कब करनी है। अगर वो सूख रहा होता है, ठीक ना, उनकी जड़ें चूँकि बहुत नीचे तक जाती हैं, तो वो अगर सूख रहा होता है, ठीक है ना, क्रेटोन नामक पौधा, तो समझ जाते हैं कि उनकी पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक ना, तो इसलिए सिंचाई की ज़रूरत के लिए क्रेटोन नामक पौधे को हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे हम लोग। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में क्या क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इडली, डोसा और चावल जो है केरल में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, देखिए, केरल में इडली, तमिलनाडु में डोसा और कर्नाटक में चावल। ठीक है ना, और एक मिनट आपको बता दूं, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में क्या क्या प्रसिद्ध है, इडली, डोसा, चावल। केरल में टैपियोका, ठीक ना, टैपियोका फेमस, वहाँ का जगह का फेमस है। ठीक ना, और हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है। याद रखिएगा, हांगकांग से रिलेटेड आता है, सांप का व्यंजन कहाँ खाया जाता है, हांगकांग में, जिसे लिंग हुफेन कहते हैं। उसका नाम यहाँ रखा गया है, हांगकांग का नाम, सांप के व्यंजन का नाम लिंग हुफेन।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पूरी तरह से ये समाप्त हो गया वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।